आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। आइए देखते सबसे पहले हेडलाइंस। बंगाल में सोमवार से लागू होंगे 2 नए पब्लिक सेफ्टी कानून। शुभेंदु अधिकारी बोले यूसीसी पर भी जल्द आएगा विधेयक। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए खींचातान जारी। चन्नी खेमे के नेताओं ने की बघेल से मुलाकात। बिहार के बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी ने फिर कर दी बड़ी गलती। पहले टिकट काटा, अब नए कैंडिडेट के बायोडाटा में गड़बड़ी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बोले कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार। कहा नथुराम गोडसे और चंपत राय एक जैसे। दतिया बवाल के बीच बोले कैलाश विजयवर्गीय, मैं नरोत्तम मिश्रा को बहुत अच्छे से जानता हूं। क्या भारत पर फिर मंडरा रहा 500% टैरिफ का खतरा। रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर अमेरिका की नई सख्ती। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में सोमवार से 2 नए पब्लिक सेफ्टी कानून लागू हो जाएंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य विधानसभा से हाल ही में पारित 2 महत्वपूर्ण जन सुरक्षा विधेयकों को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है और ये दोनों कानून सोमवार से राज्य भर में लागू हो जाएंगे। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी सोशल एक्टिविज्म बिल 2026 और पश्चिम बंगाल मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर संशोधन बिल 2026 को विधानसभा ने 29 जून को पारित किया था। अब राज्यपाल की स्वीकृति मिलने के बाद इन्हें अगले सप्ताह से लागू किया जाएगा। वहीं बीजेपी सांसद राहुल सिन्हा ने कहा कि हम इस कानून को लागू करना चाहते हैं क्योंकि सीपीएम और टीएमसी ने मिलकर पश्चिम बंगाल को अराजकता का केंद्र और आतंकवादियों का अड्डा बना दिया है। नहीं, जो भी है कोर्ट का जो निर्देश है सबको मानना है। अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी, इनके ऊपर जब कार्रवाई होता था, इंक्वायरी होती थी सीबीआई ईडी का, उससे बचने के लिए कोर्ट में जाके वो लोग और रक्षा कवच लेते थे। आज उसी कोर्ट ने जब सहयोग करने के लिए बुला रही है, कार्रवाई चल रही है, उसमें क्यों विरोध कर रहे हैं? आपके जरूरत पड़ेगा कोर्ट का उपयोग करेंगे और कानून व्यवस्था के लिए आप सहयोग नहीं करेंगे तो आप तो अदालत संविधान का खिलाफ है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी के विधायकों और विधान पार्षदों को बीजेपी के खिलाफ राम रक्षा आंदोलन को जिला स्तर पर ले जाने का निर्देश दिया है। वही अब इसको लेकर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने राम मंदिर चंदे में कथित हेराफेरी के मामले में कहा कि उद्धव ठाकरे जी 18 जुलाई को नागपुर जाएंगे और राम मंदिर की जो लूट चल रही है उसके खिलाफ जो हमने आंदोलन मुंबई में शुरू किया है और उसका दूसरा आंदोलन नागपुर में होगा। उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और पार्टी के सभी नेता 18 जुलाई को नागपुर पहुंचेंगे और आंदोलन करेंगे। उद्धव ठाकरे जी 18 जुलाई को नागपुर जाएंगे। राम मंदिर की जो लूट चल रही है उसके खिलाफ जो हमने आंदोलन शुरू किया है, मुंबई में शुरू हो गया है। अब उनका दूसरा आंदोलन है राम रक्षा आंदोलन, वो नागपुर में होगा। उद्धव ठाकरे साहब, आदित्य ठाकरे जी और पार्टी के सभी नेता 18 जुलाई को नागपुर पहुंचेंगे और आंदोलन करेंगे। पंजाब कांग्रेस में राज्य नेतृत्व को लेकर चल रही खींचतान के बीच पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के करीबी माने जाने वाले कांग्रेस नेता आज पार्टी नेता राणा गुरजीत सिंह के घर पहुंचे। वहां एआईसीसी के राज्य प्रभारी भूपेश बघेल के साथ एक बैठक हुई। भूपेश बघेल ने कहा कि राणा ने हमें बुलाया, वह एक सीनियर नेता है। मैंने सभी साथियों से बात की है और उनसे मिला। उन्होंने अपनी राय रखी और हाईकमान के फैसले पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। सभी हाईकमान के साथ खड़े हैं। अगर कोई उम्मीदवार जीतने की काबिलियत रखता है तो उसे टिकट जरूर मिलेगा। कोई भी नाराज नहीं चल रहा है। बड़ी धांधली की है कि आज तक हिस्ट्री में हिंदुस्तान की किसी सूबे में और पंजाब में खास करके पिछले 70 साल से कभी ऐसा हुआ ही नहीं। इन्होंने जो हमारे जैसे वोट की मैं बात करता हूँ,
वहाँ पे हमारे 28 मेंबर थे और एक मेंबर एमएलए होता, वो भी हमारा है, 29 हो गए। इनके 20 थे। इन्होंने धक्के से कमिश्नर लेवल के अफसर को भेजकर अपना मेयर बनाने की कोशिश की, लेकिन हमारे कार्यकर्ता, हमारे लीडरों ने लड़ाई लड़ी, बढ़ने नहीं दी, तो पोस्टपोन की। ऐसे इन्होंने राजपुरे में किया, ऐसे इन्होंने रोपड़ में किया, ऐसे इन्होंने नंगल में किया, ऐसे इन्होंने कपूरथले में किया। एक जगह पे इन्होंने धांधली की है कि जहाँ पे हमारे मेंबर ज्यादा थे, इनके अपने मेंबरों को अंदर बुलाकर कुंडी लगाकर दरवाजा बंद करके इन्होंने अपने मेंबर डिक्लेयर किए हैं। दिन दिहाड़े इन्होंने इलेक्शन लूटी है। इससे बुरा हाल कभी नहीं हो सकता। और इससे मैं और बात बताता हूँ, अब तो ये रिजल्ट की बात कह रहा हूँ, जब पेपर भरे जाते थे तब भी इन्होंने जबरदस्ती जो हमारे लोगों के पेपर ठीक थे कैंडिडेट के, वो पेपर भी इन्होंने रद्द किए करवा। तो गवर्नर साहब ने क्या कुछ सर उनसे आश्वासन क्या मिला है? गवर्नर साहब से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। गवर्नर साहब ने हमारी बात बड़े ध्यान से सुनी है। हमें तो मेमोरेंडम देकर आए हैं कि पंजाब में ये हालात है, हम लोगों के साथ खड़े हैं, लोगों के साथ खड़े रहे। तो भूपेश बघेल जो हैं वो कई दिनों से यहाँ पर दौरे पर आए हुए हैं और लगातार अलग अलग गुट की बैठकें जो हैं वो वहाँ पे की जा रही है और आज चन्नी गुट से जो बैठक उनकी होने वाली है। देखो, मैं एक ही बात कहता हूँ कि कांग्रेस का कोई कल्चर नहीं है। कांग्रेस का कल्चर कुर्सी का कल्चर है। जहाँ लड़ाई है वो चीफ मिनिस्टर की लड़ाई है। लेकिन इनको बहुत बड़ी गलतफहमी है कांग्रेस को। यहाँ पे सरकार तो बनने जा रही है बीजेपी की, ये लड़ाई लड़ रहे हैं सीएम की, तो सीएम तो बीजेपी के बनेगा और बीजेपी डेमोक्रेटिक पार्टी है। वहीं पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेताओं की अंदरूनी कलह को लेकर खुलकर चुनौतियां सामने आ रही हैं। वहीं अब इस कलह को लेकर बीजेपी के सांसद तरुण चुग ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार कई बार ये कह चुकी है कि अंदर कोई कलह नहीं है, लेकिन सभी चीज़ें तस्वीरें सामने आ रही हैं। भूपेश बघेल सफाई दे रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि कांग्रेस के अंदरूनी कलह की चरम सीमा की सच्चाई अब नहीं है किसी से छिपी हुई। अगर सब कुछ ठीक है तो कई नेता महत्वपूर्ण बैठक बनाए जा रहे हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि भूपेश बघेल ये बताया कि पंजाब कांग्रेस में जाति के आधार पर नेताओं के साथ भेदभाव पर उन्होंने आज तक किसको दोषी देखा है और उस पर कार्रवाई की, लेकिन देश के सीएम खुद कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी में जाति के आधार पर कुछ नेताओं के साथ धक्का किया जा रहा है। भूपेश बघेल साहब ये बताएं कि पंजाब कांग्रेस में जाति के आधार पर नेताओं के साथ भेदभाव पर उन्होंने आज तक किस को दोषी देखा और उस पर कार्रवाई की। प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री खुद कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी में जाति के आधार पर कुछ नेताओं के साथ धक्का किया जा रहा, अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसे नेताओं पर कार्रवाई करने के बजाय एससी समाज के साथ धक्का करने वालों की शरणस्थली बन गई है। कोई कितनी भी सफाई दे, लेकिन कांग्रेस के अंदरूनी कलह और एससी नेताओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार की कलह चरम सीमा की तक पहुंच चुकी है। अगर सब कुछ ठीक है तो बड़े बड़े नेता अलग अलग गुटों में बैठ के क्यों कर रहे हैं? कांग्रेस में हर दिन नया शक्ति संघर्ष और नई गुटबाजी सामने क्यों आ रही है? ये पार्टी अब जनता की नहीं, नेताओं की कुर्सी को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। जिस दल के नेता एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते, एक दूसरे पर जाति के आधार पर व्यवहार करते हैं, वो पंजाब को स्थिर नेतृत्व देने का दावा कैसे कर सकते हैं? जी सर, यही बात आपसे पंजाबी में समझना चाहेंगे, किस तरह से जो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कुशीनगर पहुंचे। जनसभा को संबोधित करते हुए योगी ने कहा कि पहले के समय में इसी मौसम में दिमागी बुखार से हजारों मासूम बच्चे तड़पते थे और बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सबसे ज़्यादा बच्चे कुशीनगर के ही होते थे। पूर्ववर्ती सरकार में कोई संवेदना नहीं थी, लेकिन आज यह बीमारी पूरी तरह समाप्त हो चुकी है और बच्चों को हंसते हुए देखकर संतोष मिलता है। यहाँ पहले भी संभावनाएं थी, लेकिन पूर्व की सरकारें ईमानदार नहीं थी। बनाने के लिए आज जन्म लिए हैं, उन बच्चों को देख करके मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हो रही थी। जब वो हंस रहे थे, पहली बार अन्न ग्रहण किया और एक बच्चा तो मेरी गोद में आया, उसके बाद फिर वह अपनी मां के पास भी नहीं जा रहा था। तो ये सभी जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी देख के हंसने लग गए कि देखो
मैंने कहा देखो उसे वह आश्वस्त है इस बात को लेकर के कि डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसके भविष्य को सुरक्षित किया है और भविष्य उसका सुरक्षित हुआ है। हमारा आज का बचपन सुरक्षित होगा तो देश का भविष्य सुरक्षित होगा। बहनों और भाइयों, यही सीजन हुआ करता था। इंसेफ्लाइटिस से हजारों की संख्या में मासूम बच्चे तड़पते थे। लखनऊ में बैठी हुई सरकार की कानों में जूं नहीं रेंगता था, कोई संवेदना नहीं थी। उन बच्चों के लिए इनके मन में कोई संवेदना नहीं थी। याद करिए, यही कुशीनगर है। सबसे ज्यादा इंसेफ्लाइटिस से पीड़ित बच्चे कुशीनगर के जाते थे और बीआरडी मेडिकल कॉलेज में उनको जाकर के उपचार के लिए मजबूर होना पड़ता था। बेड नहीं थे, उपचार की व्यवस्था नहीं थी, कुशीनगर में कोई सुविधा नहीं हुआ करती थी। एक पक्ष उन मासूम बच्चों का है और दूसरा पक्ष है मुसहर जाति से जुड़े हुए लोगों का। याद करिए, गरीबों के बारे में चिल्ला चिल्ला करके कहने वाले लोग 4-4 बार प्रदेश में उन्हें सरा शासन में रहने का अवसर प्राप्त हुआ। बिहार के हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट बांकीपुर पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद से ही सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। नितिन नवीन के इस सीट पर जल्द ही मतदान होगा और नया विधायक तय किया जाएगा। इससे पहले सभी बड़े राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं और चुनावी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। इसी बीच सत्तारूढ़ बीजेपी के कैंडिडेट नीरज सिन्हा को लेकर विवाद भी खड़ा हो गया है। बीजेपी के नए प्रत्याशी नीरज सिन्हा पर आरजेडी ने सवाल उठाए हैं। मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि बीजेपी ने नए कैंडिडेट का जो बायोडाटा जारी किया है उसमें उनके जन्म का साल 1994 है। इसके बाद यह बताया गया है कि उन्होंने बीजेपी साल 2006 में ज्वाइन कर ली थी, यानी वह केवल 12 वर्षों के बच्चे थे तब बीजेपी ने उन्हें अपना सदस्य बना लिया। आरजेडी का सवाल यह है कि क्या खेल चल रहा है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले ने सभी को हिलाकर रख दिया है। चोरी के आरोप चढ़ावे की जिम्मेदारी संभाल रहे लोगों पर ही लगे हैं, जिनमें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय भी शामिल है। चोरी का मामला सामने आने के बाद से ही उन्हें अपने इस पद से इस्तीफा देना पड़ा था। अब कांग्रेस चंपत राय पर हमलावर है और कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने बड़ा बयान दिया है। कन्हैया कुमार ने चंपत राय की तुलना महात्मा गांधी के हत्या करने वाले नथुराम गोडसे से की है। कन्हैया ने तुलना करते हुए कहा कि महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस ने नथुराम से पल्ला झाड़ लिया था और अब चंपत राय से पल्ला झाड़ लिया है। कन्हैया कुमार ने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले पर कहा, धर्म और कानून के हिसाब से भी राम मंदिर में जो चोरी हुई है वो महापाप है। हम इस पर राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन मामला लोगों की आस्था का है। इस पूरे मामले में आरएसएस और बीजेपी के बयान शर्मनाक और चिंताजनक है। मध्य प्रदेश के दतिया बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा ने पार्टी कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने और किसी भी तरह से विरोध प्रदर्शन न करने की अपील की है। बीजेपी ने उन्हें दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए टिकट नहीं दिया। पूर्व गृह मंत्री ने कहा कि पार्टी के फैसले का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है कि पेट्रोल या केरोसिन डालकर विरोध न करें। उन्होंने कहा कि मतभेद पार्टी के अंदर उचित तरीके से ही जाहिर किए जाने चाहिए। उनकी यह अपील इसलिए आई है क्योंकि उनके समर्थकों ने हिंसक प्रदर्शन में 8 पुलिसकर्मी को घायल किया था और हाईवे पर 11 घंटे तक जाम रहा था। दतिया के जिलाधिकारी ने बताया कि जाम शुक्रवार शाम को शुरू हुआ और शनिवार सुबह करीब 5 बजे तक जारी रहा, जिससे 20 से 25 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया और दतिया, झांसी, शिवपुरी और ग्वालियर जिले प्रभावित हुए। मैंने कल भी विस्तार से कहा था, मैं आज भी विस्तार से कह रहा हूँ, ये पार्टी का निर्णय है। और एक बात जरूर मैं आपके माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि अभी मेरे को जो विजुअल फुटेज सोशल मीडिया के दिखाए पेट्रोल डालते हुए या मिट्टी का तेल डालते हुए कार्यकर्ताओं ने, ऐसा कोई कार्य न करें। जैसा कल कहा था, न मार्ग अवरुद्ध करना है। पार्टी के फोरम पे अपने तरीके से अपनी बात कही जाती है, इस तरह से व्यक्त नहीं की जाती है।
वहीं 2026 के दतिया उपचुनाव में पूर्व गृह मंत्री का टिकट काटे जाने और उनकी जगह आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद से मध्य प्रदेश बीजेपी में बड़ा विरोध देखने को मिल रहा है। नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ बीजेपी के फैसले पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर पूरी तरह लोकतंत्र है। बीजेपी का कार्यकर्ता इतना अनुशासित है कि पार्टी का निर्णय आने के बाद सभी उसे स्वीकार करते हैं। आशुतोष तिवारी भारी मतों से चुनाव जीतेंगे, यह हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पार्टी हर निर्णय पूरी सोच समझ और व्यापक विचार विमर्श के बाद लेती है। हम डंके की चोट पर चुनाव जीतेंगे। वही कैलाश विजयवर्गीय ने आगे कहा कि नरोत्तम मिश्रा भी पूरी निष्ठा के साथ पार्टी के लिए काम करेंगे। मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूं, तैयारी तो बहुत लोग करते हैं। कर दिया है बीजेपी ने दतिया से, लेकिन उसके बाद कुछ कार्यकर्ता जो है वहाँ पर नाराजगी दिखाई दे रही है। देखिए, पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी है, कार्यकर्ता अपनी अभिव्यक्ति करता है, पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता इतना अनुशासित है कि एक बार उनसे बिठा के बात कर लेंगे तो सब बैठ जाएंगे और आशुतोष तिवारी भारी वोटों से जीतेंगे। मैं भी से भविष्यवाणी करता हूँ। नरोत्तम जी समर्थक जो है वो नाराज बताए जा रहे हैं। नरोत्तम जी ने वो सब कर लेंगे साहब, ये तो हमारे लिए बहुत छोटी बात है। पार्टी इस प्रकार की सोच समझ के निर्णय लेती है और इसलिए हम डंके की चोट जीतेंगे। और नरोत्तम जी भी काम करेंगे, मैं आपसे कह रहा हूँ। मैं नरोत्तम जी को जानता हूँ व्यक्तिगत, बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, सीनियर कार्यकर्ता हैं। तैयारी कर रहे थे, अचानक से टिकट कट गया। अरे तैयारी तो बहुत लोग करते हैं, तो उससे क्या होता है? कोई सबको समझ 230 सीट हैं और 2000 लोगों ने तैयारी की, तो सबको टिकट मिलता नहीं है। कोई बात नहीं, पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। जो पार्टी ने निर्णय दिया उसका सब पालन करेंगे। नरोत्तम जी का अगर कहीं गुस्से, मेरी बात नहीं, मैंने कल फोन लगाया था 2-3 बार, पर मेरे को मालूम है कि वो पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता है, समर्पित कार्यकर्ता है, पार्टी के निर्णय का सम्मान करें। टिकट बदला जा सकता है? देखिए, ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें पहले ही आसमान छू रही हैं और अब अमेरिका से आ रही ये बड़ी खबर भारत के लिए नई मुसीबत खड़ी कर सकती है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और रूस से तेल खरीद पर अमेरिका के नए सैंक्शंस बिल की चर्चा ने भारत जैसे देशों की चिंता बढ़ा दी है। रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर अमेरिका की नई सख्ती के बीच सवाल यह उठ रहा है कि क्या भारत पर फिर से 50% टैरिफ का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल 4 अमेरिकी सेनेटरों ने ट्रंप प्रशासन के साथ मिलकर रूस पर नए प्रतिबंध लगाने वाले नए बिल को आगे बढ़ाने पर सहमति बनाई है। इस बिल का मकसद रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाना है ताकि उसके वॉर मशीन को फंडिंग मिलना बंद हो जाए। इसके लिए उन देशों को निशाने पर रखा गया है जो अब भी रूस से कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम और दूसरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं। हालांकि अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब इस बिल में कुछ बदलाव किए गए हैं और टैरिफ की दरें पहले के मुकाबले कम की गई हैं। इस बिल का समर्थन करने वाले अमेरिकी सेनेटरों ने खास तौर पर भारत का जिक्र किया है। इस कानून की चर्चा में भारत और चीन का नाम बार बार आ रहा है। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दीजिए अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।